साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 प्रकाशित की जाती है, तो उसके तहत हम लोग राज्य व्यवस्था की पीटी 365 को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था पीटी 365 का जो पहला टॉपिक दिया गया है, इसमें है संविधान से जुड़े हुए मुद्दे। इस सेक्शन में आपके पूरे 9 टॉपिक कवर किए गए हैं। इन 9 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संविधान से जुड़े हुए मुद्दे या इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला मुद्दा है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उसके संबंध में। तो सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। तो आपको फैक्ट क्या याद रखना कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। और क्या फैक्ट आपको याद रखना है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में बात करें तो सिन्हो आयोग, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि ये आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया, तो सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो था, इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है ये आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया है? 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। अब देखिए 15(6) के द्वारा इसमें क्या किया गया? यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, या कितना दिया जाए, मतलब 10% ही या 10% से कम दिया जाए, ये राज्य सरकार की स्वतंत्रता है। अब यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो दो आर्टिकल जोड़े गए हैं 15(6) और 16(6) ये हैं क्या? तो देखिए 15(6) में क्या है? यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा जो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए है के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर की बात की जा रही है, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित रहा है। वहीं 16(6) में क्या है? यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका 15(5) है वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित आरक्षण की बात करता है, और 16(6) जो है ये नौकरियों में या पदों के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नजर में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो 16(4) जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। कहां लागू नहीं हुआ, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के ईडब्ल्यूएस के लिए सभी पदों पर 10% तक की बात की जा रही है, मतलब 10% से कम भी, तो 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। इसके अतिरिक्त यहां पर थोड़ा सा क्रीमी लेयर के बारे में बात करें तो यहां ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्रीमी लेयर के बारे में बात करें तो क्रीमी लेयर में क्या आता है? ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक है वह आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा, वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं होगा। ठीक है, क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1971 में सत्यनाथन आयोग ने किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखने लायक है कि क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग किस आयोग में किया गया था, तो 1971 में सत्यनाथन आयोग के द्वारा। और इससे संबंधित एक केस है इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई। क्या?
3 शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं। आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर आर्थिक की बात नहीं की गई थी। दूसरा, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी और पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है ओबीसी रिजर्वेशन में, एससी एसटी रिजर्वेशन में नहीं है। आगे चलिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो योग्यताएं बताई गई हैं कि कोई व्यक्ति जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए मतलब वो उसको जो है आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन इसके लिए योग्य नहीं होंगे? जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि हो, या जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है, या जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है। तो ये तीन की तीनों चीजें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जो प्रमुख बिंदु है, जो सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित केस चला था, केस था जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं वो ये कि केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, मतलब कि आर्थिक आधार पर भी दिया जा सकता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। एससी एसटी, एसईबीसी अर्थात सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है कि इनको इसमें ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है, मतलब कि निजी शिक्षण संस्थानों को भी आरक्षण को लागू करना होगा। 1992 में 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, जो वर्टिकल आरक्षण है। किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी एसटी, एसईबीसी और ओबीसी समुदायों पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं। इसीलिए जो ईडब्ल्यूएस का दिया गया, तो अब क्या होगा, रिजर्वेशन देखेंगे तो 50 प्लस 60 करीब होगा, 59% हो गया है। आगे बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण के बारे में। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के तो सुर्खियों में क्यों है? देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। यह आयोग के कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग को 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए कौन से आयोग गठित किया गया था? तो जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इससे संबंधित फैक्टों को देखें तो इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 क्या है? यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, एसईबीसी अर्थात सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कौन कौन सा? पहला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये ग्रुप ए में रखे गए। इसमें वे वर्ग या समुदाय शामिल होंगे जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजातियां, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां सम्मिलित हैं जो अपने पारिवारिक व्यवसायों से जीवन यापन करती हैं। दूसरा, अति पिछड़ा वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात ये ग्रुप बी में रहेंगे। इसमें वे व्यवसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन करते हैं। तीसरा है पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, ग्रुप सी। इसमें वे वर्ग शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं। तो यहां पर ध्यान देना है हमें कि जो आपका क्या कहते हैं एनसीबीसी अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है के अनुसार 11 राज्यों संसद प्रदेशों ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उपवर्गीकृत किया। तो ध्यान रखिएगा कहां कहां पर उपवर्गीकृत किया गया है। तो ये 11 स्टेट आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य जहां पर अभी लागू नहीं है। ये आगे चलते हैं।
जो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग है को सौंपे गए जो कार्य हैं उनको मैंडेट क्या दिया गया है, वो ये है कि केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में समुदायों या जातियों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण यानी नौकरियों और शिक्षा में 27% का जो आरक्षण है के प्रसार की जांच करना। दूसरा, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र, मानक, प्रतिमानों और मापदंडों को तैयार करना। आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य चीजों को हम थोड़ा देख लेते हैं कि ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लेते हैं, कब से ये चालू होता है। तो 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में, और किसकी अध्यक्षता में, काका कालेकर की अध्यक्षता में। इसके बाद 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग यही कहा जाता, इसी को कहा जाता है। और फिर 1992 में 1992 में अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 27% का आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए 1992 में किया गया बीपी मंडल की कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। 1992 में ही 1992 में ही इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया, जिसकी बात हम लोग क्रीमी लेयर की पहले कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के बारे में। तो देखिए, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय या संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़कर बना दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस में किस संशोधन के माध्यम से दिया गया, तो 102वां संविधान संशोधन। तो 103 जो संविधान संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय घोषित करने से के संदर्भ में है, और इसे 338 बी में रखा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, संवैधानिक निकाय किसके तहत इसको घोषित किया गया है, अनुच्छेद 338 बी के तहत। इसमें सदस्य कौन होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, मतलब कुल 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल जो है आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है कि इनका कार्यकाल या सेवा शर्तें कौन अधिसूचित करता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव होने थे स्थानीय निकाय के, उसके संबंध में यह ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लेकर के विवाद हुआ था। तो उसी के संबंध में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया। देखिए, उपर्युक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 243 यू के प्रावधानों के आधार पर दिया गया था, परंतु ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पे स्टे लग गया था। अनुच्छेद 243 यू के अनुसार किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, जो कि 2010 का मामला है, मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को, तो ट्रिपल टेस्ट शर्तें किस से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा, शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। अब ये ट्रिपल टेस्ट शर्तें क्या हैं? पहला, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर एक डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें, शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए, यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, मतलब जो स्थानीय निकायों के संबंध में जो संविधान संशोधन किया गया है या जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वहां पर SC/ST के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, परंतु ओबीसी के लिए नहीं है। ओबीसी के लिए क्या है कि राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है, मतलब राज्य सरकार उनको दे सकती हैं या नहीं भी दे सकती हैं, परंतु SC/ST के लिए देना अनिवार्य है, क्योंकि वो संविधान में वर्णित कर दिया गया है। आगे चलते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया।
तो गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? जो ऐसे सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है कि जो कि मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। वो सत्ता पक्ष का भी सदस्य हो सकता है और विपक्ष का भी सदस्य हो सकता है। आगे चलते हैं इसमें। देखिए, से आपका समान नागरिक संहिता के बारे में बात करें तो समान नागरिक संहिता का आशय जो है एकल कानून से है, एक ऐसे एकल कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह हो गया, तलाक, अभिरक्षा अर्थात कस्टडी, दत्तक ग्रहण अर्थात एडॉप्टेशन और विरासत इनहेरिटेंस के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। 44 जो है राज्य के नीति के निजी सिद्धांत के तहत आते हैं। इस प्रकार समान नागरिक संहिता संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसको आप जा करके कोर्ट में जो है इसे परिवर्तनीय नहीं करा सकते हैं, मतलब इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। जबकि जो आपका मूल अधिकार होते हैं वो न्यायिक भाग के अंतर्गत आते हैं और नीति निषेध तत्व जो है गैर न्यायिक के तहत आते हैं। साथ ही व्यक्तिक कानून, जो व्यक्तिक कानून है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समान नागरिक संहिता से संबंधित जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या हुआ है। 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया था। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को जानबूझकर इसके दायरे से बाहर रखा गया था। दूसरा, 1941 में ब्रिटिश सरकार ने बी.एन. राव समिति का, कौन सी समिति? बी.एन. राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता दी गई और 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता का समर्थन किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में समझ लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉ है, और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग बंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। पहला है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956, चौथा है हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है। इन पे भी यही रूल लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान की गई या प्राप्त है। आगे देखते हैं, भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं। उदाहरण के लिए पहला, विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाह को, इंटर रिलीजन मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 अभिभावकों को, तो ये किसी भी रिलीजन के अभिभावकों को के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको पूरी तरीके से समान नागरिक संहिता नहीं कह सकते हैं। 1961 में 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहाँ जारी रखा गया है। तो एक प्रकार से ये भारतीय नहीं है, ये जो पुर्तगाली नागरिक संहिता थी उसी को हमने अडॉप्ट किया हुआ। यहाँ पर यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, वे चाहे वे किसी भी धार्मिक या निर्जाति समुदाय के हों। हालांकि पुर्तगाली संहिता जो है पूर्ण रूप से एक समान नागरिक संहिता नहीं है। कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए हैं, जो जुडिशियल जजमेंट हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से केस हैं या कौन कौन से केस इससे संबंधित हैं। पहला है शाहबानो वाद 1985 का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देता है। इसके बाद सुश्री जॉर्डन डेंगदेह बनाम एस चोपड़ा वाद 1985 का है।
इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिर तीसरा केस आता है सरला मुद्रलवाद 1995 का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। तो तीन केस, शाहबानोवाद, सुश्री जार्डन डेंगदेह बनाम एसएस चोपड़ावाद, तीसरा सरला मुद्रलवाद, ये तीनों के तीनों समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आगे बात करते हैं हेट स्पीच के संबंध में बात करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है, पिछले 7 वर्षों में। ठीक है, हेट स्पीच के बारे में बात करें तो हेट स्पीच को भारत के किसी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं जैसे कि 153A, 295A आदि का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच को अव्यक्त के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र के माध्यम से, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल है। मतलब इनके माध्यम से हेट स्पीच को स्प्रेड किया जा सकता है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। अब हेट स्पीच से संबंधित जो कानून है कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जो भी अलग अलग कानून उनकी बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधान की पहले बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको असीमित दे दिया गया, इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता, यदि उस आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से इस पे खतरा उत्पन्न होता है तो आपको रोका जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे कि 153A, 153B, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1951। इस अधिनियम की धारा 8 जो है ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आयोग घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। धारा 123(3)A, 123(3)A और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। अगला है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसका धारा 7 जो है के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। आगे चलते हैं, राजद्रोह सेडिक्शन के बारे में बात करें तो सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। तो मतलब एक तरीके से इसे सस्पेंडेड किया गया है, रोका गया है अभी। तो ध्यान रखिएगा, राजद्रोह किससे से मतलब इसका प्रावधान कहां पे, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में है। अब देखिए थोड़ा सा राजद्रोह के बारे में बात करें तो देखिए भारतीय दंड संहिता धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, चाहे वो लिखित हों या मौखिक हों, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस कानून के तहत मतलब ये चीजें अगर की जाती है तो वो राजद्रोह में आएंगे। तो इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय और गैर जमानती और गैर प्रशम्य नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, इसमें जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए 2018 में भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त किया जाए। कुछ आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि थोड़ा समझ लेते हैं, भारत में राजद्रोह से जुड़े हुए कानूनों के बारे में। देखिए 1837 में
1837 में क्या होता है, ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था और इसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया था। तो ये किसकी देन है? थॉमस मैकाले की ये देन है। ठीक है। 1860 भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तैयार होने पर राजद्रोह कानून को हटा दिया गया था। फिर 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन के द्वारा आईपीसी में धारा 124A राजद्रोह को तब जोड़ा गया जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई। फिर 1891 में जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। तो पहला मामला कब दर्ज होता है राजद्रोह का? तो बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के द्वारा एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना में जो लेख प्रकाशित किया गया था 1891 में, तो यहाँ पे पहला मामला दर्ज होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1921 इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधुओं, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी और बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा था। इस राजद्रोह के जो केस लाया गया था या कानून लाया गया था इसके माध्यम से 1948 भारतीय नेता संविधान से राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे। 1949 में राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईपीसी में धारा 124A बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, राजद्रोह जो है संविधान में तो नहीं है परंतु आईपीसी की धारा में है। 1951 नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 19(1)A के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया था। 1962 केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून की वैधता को बरकरार रखा था। 1974 इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124A को संज्ञेय अपराध कंज्यूगल ऑफेंस बना दिया था, जो पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। ठीक है। 1974 में ध्यान रखिएगा, इसको संज्ञेय अपराध कब बनाया गया? 1974 में। अब बात करते हैं राजद्रोह कानून के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए हैं उन निर्णयों की। तो दो हैं। पहला है केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार या उसके प्रशासन पर अपनी इच्छा अनुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा पी अल्वी बनाम केरल राज्यवाद 1982 1982। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। तो दो केस हैं, केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 और दूसरा है पी अल्वी बनाम केरल राज्यवाद 1982। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे हिंदी में निवारक निरोध कहते हैं, तो सुर्खियों में क्यों है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इस कारण इसका संयमित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। यहाँ ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध जो है केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, न कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। अब थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, निवारक निरोध के बारे में बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे डिटेन या गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जाता है। देखिए, इसके लिए आधार क्या होते हैं? निवारक निरोध के लिए आधार क्या है? पहला, राज्य की सुरक्षा। दूसरा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा को खतरा है। उस व्यक्ति से लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामले। ये चार आधार दिए गए जिनके आधार पर निवारक निरोध जो है कानून लागू किया जाता है। यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक सेकेंड। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है।
यह सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। यह ऐसा अनुच्छेद 22(3) में कहा गया है। ठीक है। निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में, नारकोटिक ड्रग्स एवं एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि में। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान ये करती है। सीआरपीसी की धारा 151 के अनुसार यदि पुलिस को लगता है कि किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। अब थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। यहां पर हम लोग गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ संवैधानिक जो सुरक्षोपाय है, सेफगार्ड है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 22(1) में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता है, या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(2) में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 22(3) उपर्युक्त दो खंडों मतलब 22(1) और 22(2) में जो बात कही गई, उपर्युक्त दो खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। मतलब एक उदाहरण के तौर पर देखें, चूंकि यदि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, यदि वहां का कोई व्यक्ति है तो उसको जो है, जो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में जो सेफ गार्ड दिए गए उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो देखिए, अनुच्छेद 22(4) में क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक, 22(4) में कहा गया किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(7)(b) में अनुच्छेद 22(4) का अपवाद दिया गया है। क्या दिया गया है? 22(7)(b) में क्या अपवाद है? 22(7)(b) में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी, यहाँ पे 22(4) में कहा गया ना सलाहकार बोर्ड की यदि पुष्टि करता है, 22(7)(b) में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर देती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, मतलब यदि अवधि को बढ़ा दे। दूसरा, यदि परिस्थितियां व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है तो उनके आधार पर भी ये बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के जो प्रमुख निर्णय हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला केस है आपका ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का। न्यायालय ने अनुच्छेद 22(5) के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृति दी थी। दूसरा, सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। तीसरा, शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। तो 3 केस है, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सिब्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। ये तीनों ही आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध से संबंधित हैं। अब भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध से जुड़े हुए जो कानून है वो कौन कौन से हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह इस तरह का पहला कानून था। यह राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यों को करने से रोकने के लिए लागू किया गया था। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971-77, मीसा 1971-1977, यह आपातकाल के दौरान सरकार को चुनौती देने वाले राजनीतिक विरोधियों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज समूहों के खिलाफ उपयोग किया गया कुख्यात कानून था मीसा कानून। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मीसा कानून को रद्द कर दिया गया था। अगला है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। इसमें विदेशी मुद्रा के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने एवं तस्करी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया। अगला, आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा 1985। इस निवारक निरोध प्रणाली के तहत प्रणाली के तहत बनाया गया शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक कानून माना जाता है। अगला है आतंकवाद निवारण अधिनियम
पोटा 2002। यह टाडा के समान उद्देश्यों के लिए बनाया गया कानून है। अब आगे बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधियां या रोकथाम अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या इसे यूएपीए कह सकते हैं। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को यूएपीए 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया। किसे घोषित किया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को। यूएपीए के बारे में बात करें तो यूएपीए 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उससे जुड़े हुए मामलों से निपटने से भी संबंधित है। यह अधिनियम व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती हो या भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करती हो, उसे गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है। यूएपीए के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दोनों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोनों के द्वारा। यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन को अधिकरण के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय और विदेशी दोनों पर मुकदमा चल सकता है। इसके अलावा भारत के बाहर विदेशी भूमि पर अपराध किए जाने पर अधिनियम के तहत उसी रीत से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए 2004, 2008, 2012 और 2019 में संशोधन किए गए। अब जो यूएपीए 2019 संशोधन अधिनियम है उसका विवरण देख लेते हैं क्या किया गया है। तो पहला, आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। देखिए, केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह पहली कंडीशन क्या है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है। दूसरा, आतंकवाद के लिए तैयारी करता है। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। चौथा, किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल है। इन आधारों पर घोषित कर सकता है। अधिनियम सरकार को उपयुक्त आधार पर दोषी व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। एनआईए द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी। तो जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक डीजीपी से पूर्व मंजूरी जरूरी है। एनआईए द्वारा जांच तो डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है। अधिनियम एनआईए में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। कुछ जो कन्वेंशन है इससे संबंधित देखिए, मूल अधिनियम के तहत 9 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997, बंधक बनाने के लिए कन्वेंशन 1979। जो पहला है आपका आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। और दूसरा, बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन 1979, इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज। ये शामिल है। यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म को सूची में जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं फोन टैपिंग की। तो देखिए, सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में 2019 में राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी की जांच की जा रही थी। फोन टैपिंग के बारे में बात करें तो मैं इसकी परिभाषा क्या है? फोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फोन की निगरानी करने से। फोन टैपिंग शब्द का अर्थ वायर टैपिंग या लाइन बगिंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फोन कॉल की बातचीत को सुनना भी है। इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद की गई थी। फोन टैपिंग करने हेतु जो आधार दिए गए हैं, किन आधारों पर फोन टैपिंग की जा सकती है? तो पहला, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में, देश की सुरक्षा के हित में। तीसरा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में। और चौथा है, लोक व्यवस्था के हित में अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से रोकने हेतु। प्रेस के लिए अपवाद है। देखिए, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रसारणों को प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। भारतीय तार अधिनियम 1885 ये फोन टैपिंग की जो शक्ति है इसी के द्वारा मिलती है। भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त होता है। केंद्र में 10 एजेंसियां फोन टैप करने के लिए अधिकृत है। कौन कौन सी? तो देखिए, सूचना ब्यूरो आईबी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, इनके वर्तमान में आप लगातार इन नामों को सुन रहे होंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त, ये 10 एजेंसियां हैं जो केंद्र में फोन टैपिंग कर सकती हैं और राज्य में पुलिस कर सकती है। इनके अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा फोन टैप करना अवैध माना जाएगा। फोन टैपिंग के लिए जो आदेश जारी करने की शक्ति है वो किसके पास है? भारतीय तार संशोधन नियम 2007 के नियम 419A के अनुसार फोन टैपिंग के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में इसके समकक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप में प्रदान करनी होगी, इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से टैपिंग के कारणों को दर्ज करना होता है। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है। इस तरह के आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। आगे यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं फोन टैपिंग से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय के बारे में। जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, यह संघ सूची की प्रविष्टि 31 में अन्य संचार उपकरणों में टेलीफोन का भी उल्लेख किया गया है, तो ये संघ सूची में आता है। दूसरा अनुच्छेद 19 अव्यक्त की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है तो वह बोलने और अव्यक्त की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है। इस प्रकार टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन तब होगा जब यह अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित इस अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत नहीं आते हैं। जो युक्त प्रतिबंध लगाए गए, उन प्रतिबंधों के तहत फोन टैपिंग नहीं हो रही है तो ये उसका उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार। टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तब होगा जब तक इस कार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय तार अधिनियम 1885 यह फोन टैपिंग का विनियमन करता है, रेगुलेशन करता है। आगे बात करते हैं भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, RTBF। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपत्ति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए RTBF के बारे में बात करें, भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, तो RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। RTBF की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू ओब्लिवियन अर्थात विस्मरण से हुई है। हालांकि RTBF एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है। इसे 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। GDPR सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम विनियमन 2016 का अनुच्छेद 17 सूचना हटाने का अधिकार या भुला दिए जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति या पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे। ध्यान दीजिएगा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो विशेष रूप से RTBF का प्रावधान करता हो। कुछ फैक्टों को आप देखते हैं यहाँ पर। भुला दिए जाने का अधिकार RTBF बनाम निजता का अधिकार। निजता के अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है में ऐसी जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है। दूसरी ओर RTBF में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। भुला दिए जाने के अधिकार RTBF पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां उनकी बात करें तो देखिए KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने RTBF को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि RTBF यदि पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है तो इसमें RTBF भी है, भुला दिए जाने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि RTBF कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता है जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य हो। पहला, अव्यक्त की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के प्रयोग के लिए। दूसरा, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। तीसरा, सार्वजनिक हित या लोक स्वास्थ्य एवं कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए। चौथा, जनहित में सूचना का संरक्षण करने के लिए। पांचवा, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अध्ययन करने के उद्देश्य या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए। छठा, कानूनी दावों को अमल में लाने, उनके क्रियान्वयन या कानूनी पक्ष रखने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात कर लेते हैं। जैसे पहला है भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा, माइनॉरिटी स्टेटस इन
इंडिया। तो देखिए, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये फैक्ट याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का उपबंध किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों, ये जो 6 हैं, इनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम 2004 बनाया गया है। भारत में अल्पसंख्यक के दर्जे के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, कौन से? 2 हैं। एक है TMA पाई मामले 2002 का। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर। मतलब ये अल्पसंख्यक जो है राज्य के स्तर पर इनको कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा है केरल शिक्षा विधेयक मामले 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉक या जिला स्तर पर की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं सरना धर्म के लिए मांग। देखिए, झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों, कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजातियां सरना धर्म का पालन करती हैं। यह प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित एक धर्म है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 370 और 35A का हटना। तो देखिए, 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए। 2019 में निरस्त किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास या डोमिसाइल नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका तात्पर्य था कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाले सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही 35A अपने आप समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासी निर्धारित करने तथा उन्हें रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि में विशेषाधिकार देने के लिए पूर्ण विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थीं। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ, दूसरा लद्दाख विधानसभा के बिना। अनुच्छेद 300 समाप्त करने का जो के प्रमुख प्रभाव क्या रहे? देखिए, जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान का पूर्णतः लागू होना इससे। दूसरा, रणवीर दंड संहिता जो जम्मू कश्मीर में पहले थी उसको समाप्त किया गया। रणवीर दंड संहिता जम्मू कश्मीर के लिए अलग दंड संहिता का प्रावधान करता था कि स्थान पर IPC को लागू होना यहाँ पर। और अब जम्मू कश्मीर का कोई अलग से झंडा या ध्वज नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 142 के बारे में। आर्टिकल 142 संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित कोई भी डिक्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन परिवर्तनीय होगा। संविधान का अनुच्छेद 145 145(5) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा आपसी सहमति से निर्णय दिया गया है। मान लीजिए कि बड़ी पीठ में 7 है और वहां निर्णय जो 6-1 से आता है, और छोटी पीठ में 5 है, वहां पे निर्णय जो है 3-2 से आता है, फिर भी आपका जो बड़ी पीठ का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 145(5) के अनुसार किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145(5) में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से लिया जाएगा। हालांकि इस खंड की कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीश को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।